हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले मैंने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर एक वीडियो बनाया था। उसे आप बहुत देख रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। ज़्यादातर दोस्तों ने सलाह दी कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊं, कुछ और पॉलिटिकल वीडियो बनाऊं, इस पे और संभावनाओं पे बात करूं, उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स आने वाली है भविष्य के दिनों में। तो आपका आदेश सिर माथे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो ये भी उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। क्या आम आदमी पार्टी के दिल्ली वाले मुद्दे, जो दिल्ली चुनाव में उन्होंने उठाए थे, क्या वो चुनाव के मुद्दे उत्तराखंड के चुनाव में चल पाएंगे? आज इस वीडियो में इसी पर बात होगी। लेकिन उन दोस्तों से एक गुजारिश जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझसे जुड़ जाइए। उसके बगल में जो घंटी यानी बेल आइकन आपको दिख रहा है, उसे भी प्रेस करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सूचना आप तक वक्त पर पहुंच जाए। तो फिर बात वही कि क्या आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव के मुद्दे 2022 में उत्तराखंड चुनाव में चल पाएंगे? इस पर बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं 2020 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर एक नज़र डालते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है जो कि उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया था। इसमें 10 चीज़ों की गारंटी दी गई थी, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सेफ्टी, झुग्गियों का मसला जैसे मुद्दे हैं। इन गारंटी के मुद्दों के अलावा उन्होंने जो और चीज़ें फोकस की हैं, उस पे अलावा 28 और बिंदु हैं। तो जो 10 गारंटी वाले मुद्दे हैं, उस पर आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था, जैसा हमने देखा, और आज वो सरकार में है दिल्ली। जनता की ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और इनको उपलब्ध कराना सरकारों की ड्यूटी है। अगर ये बुनियादी ज़रूरतें अब भी मुद्दा बनी हुई हैं चुनावों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारें अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही हैं। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब उत्तराखंड की भी ज़रूरतें हैं और इनको भी उत्तराखंड के चुनावों में मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली में इसलिए कामयाब रहे ये मुद्दे क्योंकि दिल्ली भले ही केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन उसका जो अपना कैरेक्टर है, वो मिजाज है, वो एक शहर वाला एक शहर है दिल्ली। वहाँ अलग अलग सामाजिक और जो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाज हैं, वो रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ ये बड़ा मुद्दा बन पाएंगे, ये जो बुनियादी मसले हैं, ये बड़ा मुद्दा बन पाएंगे, मुझे अभी थोड़ा बहुत इसमें अभी संदेह है। लेकिन फिर एक बात कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि ये बुनियादी मुद्दे चुनावी कैंपेन में किस तरह आते हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिनको पहाड़ झेल रहा है, जिनकी ज़रूरत पहाड़ को सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड के लिए अगला बड़ा मुद्दा है रोज़गार का। वैसे रोज़गार तो सार्वभौमिक मुद्दा है, मतलब देश के किसी भी हिस्से में चल जाएगा, लेकिन पहाड़ के लिए ये एक अलग मुद्दा है क्योंकि उसकी ज्योग्राफी है, उसका जो भूगोल है वो अलग है, बहुत कठिन भूगोल है और रोज़गार के साधन नहीं के बराबर है। बहुत लोग जानते होंगे उत्तराखंड की इकोनॉमी, जो पहाड़ की इकोनॉमी थी, एक टाइम पे मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। मतलब हमारे पहाड़ से जो लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर महानगरों में या जो फ़ौज में हैं, वो वहाँ से मनी ऑर्डर करते थे। उससे हमारे घर का खर्च, हमारे बच्चों का स्कूल का खर्च और तमाम चीज़ें चलती थीं। अब चीज़ें थोड़ा अलग अलग सेक्टर खुले हैं तो लोग उसमें गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी रोज़गार एक बड़ा सवाल है क्योंकि रोज़गार से सीधा जुड़ा हुआ है पलायन।
कोरोना ने बहुत सारे रोज़गार, जो छोटे मोटे धंधे थे उत्तराखंड में, पहाड़ में, उस पर चोट पहुंचाई। और दूसरा, जो महानगरों में जो उत्तराखंड के जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो महानगरों में उनके रोज़गार पर चोट पहुंची है, वो वापस घर आए हैं, गांव आए हैं। वो आबादी भी एक बड़ी आबादी है, उनके लिए भी रोज़गार का सवाल है। तो 2022 का चुनाव रोज़गार के लिए बहुत अहम होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास रोज़गार का प्लान क्या है, आपके पास रोज़गार का मॉडल क्या है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। गणेश गोदियाल एक विधायक रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गणेश गोदियाल मुंबई से आए थे। पौड़ी गढ़वाल ज़िले के राढ़ क्षेत्र में उन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग ये किया था कि उन्होंने सीधे वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, उन्होंने पहले काम किया। राठ महाविद्यालय खोला, कुछ डेयरी खोली, कुछ छोटे मोटे काम किए। स्थानीय लोगों के हाथ में काम आया, रोज़गार आया, पैसे आए। उसके बाद गणेश गोदियाल चुनावी राजनीति में उतरे। 2002 में उन्होंने कांग्रेस से टिकट पाया और बीजेपी के महारथी रमेश पोखरियाल निशंक को हराया 2002 के इलेक्शन में। किस बुते? उन्होंने वहाँ पे काम किया, उन्होंने रोज़गार दिया, स्थानीय रोज़गार दिया। राठ क्षेत्र में, एक पिछड़े इलाके में राठ क्षेत्र में रोज़गार दिया और थलीसैंण विधानसभा क्षेत्र थी, तब सीट थी। तब उन्होंने अपने उस रोज़गार के दम पर, अपने उस काम के दम पर जनता का दिल जीता और एक महारथी को हराया। तो रोज़गार अभी भी एक बड़ा सवाल है और 2022 के लिए तो बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इस बीच कोरोना ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं। अब अगला एक मुद्दा आता है कि भ्रष्टाचार का। क्या उत्तराखंड में चुनावों में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? मुझे लगता है हाँ, ज़रूर बनेगा, लेकिन अगर कायदे से उठाया जाए। आपको पता नहीं, शायद कितने लोगों को याद होगा, एक चुनाव में उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नेता सिर्फ इसलिए चुनाव हार गया था कि उसके बारे में एक अफवाह उड़ी थी या एक खबर फैली थी कि उसने गोवा में होटल लिया या उसका गोवा में होटल है। इसी बिना पर वो चुनाव में खेत रहा, मतलब चुनाव हार गया। 2007 में एनडी तिवारी जैसे दिग्गज की सरकार चली गई। बस जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया था तब कि सरकार चली गई थी। एक गीत भी तब वहाँ के लोक गायक, जाने माने लोक गायक नयन सिंह नेगी ने गीत लिखा था उस भ्रष्टाचार पर, नौछमी नारायण गीत, जिसकी वजह से एनडी तिवारी सरकार की नैया डूबी और वो चुनाव हार गए 2007 का। तो अभी भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। सवाल ये होता है कि वो कैसे उठाया जाता है, उसको इशू कैसे बनाया जाता है। ये 2022 में बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस हो या बीजेपी, अब तक जो हुआ यह है कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर चुप्पी ओढ़ ली, खामोशी अख्तियार कर ली। वो इसलिए क्योंकि इस पार्टी का करप्ट नेता उस पार्टी में चला जाता है, उस पार्टी का करप्ट नेता इस पार्टी में आ जाता है। तो किसी को यकीन नहीं होता कि कब किस पार्टी का नेता कहाँ चला जाए। तो इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे के करप्शन पर चुप हो जाती हैं, जबकि जनता को सब पता है कि कौन करप्ट नेता है। तो उत्तराखंड की राजनीति में इस वजह से राजनीति ने भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल कर दिया। जैसे हम कोरोना के बारे में कह रहे हैं ना कि न्यू नॉर्मल हो रहा है, इसी तरह राजनीति में भ्रष्टाचार जो है न्यू नॉर्मल स्थिति में पहुंच गया उत्तराखंड में। लेकिन अंडर करंट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंडर करंट अभी भी उत्तराखंड में है, और अगर उसको छुआ जाए, उसको तथ्यों के साथ, गंभीरता के साथ पब्लिक के बीच ले जाया जाए, तो एक पब्लिक सेंटिमेंट को टच करना होगा, और ये काम आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ 2022 के उत्तराखंड के, उसमें एक और मुद्दा जो अभी तक मुद्दा नहीं बना, वो है ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उत्तराखंड की, उस पर ब्यूरोक्रेसी किस तरह हावी होती है, इससे आज तक किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। जब आप ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप पर, तो अपने आप सरकारों, नेताओं, मंत्रियों की नाकामी सामने आ जाएगी और ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की चीज़ें जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। तो ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही जो है एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे जनता परेशान है उत्तराखंड में। सवाल यह है कि क्या वो मुद्दा बन पाएगी 2022 में।
एक और मुद्दा है, और वो मुझे लगता है कि वो पहाड़ी सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है गैरसैंण। इस बात को आपको मान लेना चाहिए अच्छी तरह से कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। वो पहाड़ के लिए बना था, पहाड़ के संघर्षों से बना है, पहाड़ के लोगों के संघर्षों से, उनके खून से बना है। उनके खून इस राज्य की बुनियाद में है। तो गैरसैंण उसका एक प्रतीक है, पहाड़ के लोगों का संघर्ष का प्रतीक है। अब तक जो मैसेज गया है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, वो ये गया है कि पहाड़ के लोगों को छला गया है। इसकी टीस अभी तक लोगों के जहन में है। और गैरसैंण एक सेंटिमेंट है। अगर वो सेंटिमेंट नहीं होता तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो इसकी परवाह नहीं करते कि गैरसैंण की परवाह बिल्कुल नहीं होती। इसकी परवाह नहीं होती कि वहाँ पे विधानसभा भवन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे विधानसभा सत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हो रही है। तो ये उस सेंटिमेंट का असर है। वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो ये एक सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट है गैरसैंण को लेके, गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेके। पहाड़ में ये सेंटिमेंट है कि अगर सरकार गैरसैंण आती है तो पहाड़ के अच्छे दिन आएंगे। सरकार का गैरसैंण का आने का मतलब, स्थायी तौर पे आने का मतलब ये है कि पहाड़ों के विकास की योजनाएं नए सिरे से डेवलप होंगी, नए सिरे से सोचा जाएगा। क्योंकि देहरादून में लखनऊ जैसा फील आता है। लखनऊ से राजधानी शिफ्ट होकर देहरादून आ गई, लेकिन सोच में कोई बदलाव नहीं आया। जो पहाड़ लखनऊ के टाइम पे उपेक्षित था, वही पहाड़ देहरादून अस्थायी राजधानी आने के बाद भी उसी तरह का उपेक्षित है। अगर गैरसैंण वाला कैंपेन आम आदमी पार्टी पहाड़ी सेंटिमेंट के साथ उठाती है तो उससे एक नई दिशा मिलेगी, और ये पहाड़ के लिए एक बहुत अहम चुनावी मोड़ होगा। इसके अलावा एक और मसला है, और वो मसला भी लगभग गैरसैंण से जुड़ा है। वो है कि विकास कामों की जो है वो असमानता है उत्तराखंड में। मतलब सारा फोकस मैदानों की ओर है, 2-3 जिलों की ओर है। यह भी पहाड़ के गुस्से की वजह बना है। सरकारों का सारा फोकस उसी तरफ है। और इस विषमता पर वीरेंद्र पंवार, उन्होंने एक गीत लिखा है, संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, छोड़ा पाड़ियू घौर गाँव मारा ताणी देहरादून। मतलब एक व्यंग्य गीत है कि सब कुछ देहरादून में, सारी संभावनाएं देहरादून में, पहाड़ियों आप घर गाँव छोड़ो, चलो देहरादून की तरफ। तो ये एक व्यंग्य गीत था। वो एक मुसीबत को, जो कठिनाई है, जो दिक्कतें हैं, उसको व्यक्त करता, उसकी अभिव्यक्ति थी एक। तो इस गीत के लोकप्रिय होने का मतलब एक ये भी है कि लोग उस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ, पहाड़ के साथ छलावा हुआ है। ये चुनाव में बहुत मैटर करता है। पहाड़ का सेंटिमेंट 2022 के चुनाव में बहुत मैटर करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे कमेंट को बॉक्स में आप कमेंट, जैसे आपने पिछले वीडियो में किया, अभी भी जारी रखिएगा। फीडबैक देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे और क्या चीज़ें छूट गई हैं। हो सकता है कि मैं चीज़ें छूट गई हूँ, आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइए। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।